हेलो फ्रेंड्स, जेबी का हमारा पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके मॉड्यूल ए का यूनिट 5 हम आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आप मान लीजिए घर पे, ठीक है, और आपको ऑफिस आना है, बैंक जाना, आप बैंक जॉब में जॉब करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कार से ट्रैवल करते हैं, बाइक से या किसी भी और वाहन से आप जाते हैं, तो कोई भी आपके पास सोर्स है, वो क्या है? वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे हम या तो खुद जाते हैं या चीजों को हम लेके जाते हैं। गुड सर्विसेज, ह्यूमन, हमें ट्रैवल करना है यहाँ से वहाँ। तो वो सारा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिसकी हेल्प से हम जाते हैं वो सब हमारा क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, रोड, रेलवे लाइन, ये सब बिछी हुई है, ये सब क्या है? ये हमारे लिए आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे इसमें एक टर्म यूज की है, वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जो टर्म है, ये किसके लिए यूज की गई है? ये ह्यूमन बींग के लिए यूज की गई है। ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट करना, तो वो आ जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि ह्यूमन बींग का कैसे डेवलप किया जाएगा? ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट होगा एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन के थ्रू। एक कंट्री जो डेवलप्ड है, जो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड है, तो वहां की कंट्री में, और एक कंट्री जो बहुत ज्यादा पुअर है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, दोनों में क्या फर्क है? कि जो डेवलप कंट्री है उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग होगा, और जो डेवलपिंग या पुअर कंट्री है जिसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक होगा। यानी डेवलप कंट्री में जो स्टडी एजुकेशन है बहुत अच्छी होगी, और इससे जो लोग हैं उनको डेवलप किया जाता है। जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन कैपिटल जिसको बोला जाता है, तो उसको इसमें डेवलप किया जाता है। और ह्यूमन कैपिटल अगर डेवलप होगी, मान लीजिए किसी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स जो काम करता है, अगर वो इंटेलिजेंट है, उसको चीजें मालूम है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा, ज्यादा वो चीजों को प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करेगा, नई नई मशीन्स वो बनाएगा, उसको यूज करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करेगा। तो इससे क्या होगा? इसके बाद उसने सब कुछ प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो जो भी हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से, रेलवे लाइन बोल लीजिए या फिर शिप्स, किसी भी चीज से वो यहाँ से वहां चीजों को भेजेगा। तो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, सोशल भी और फिजिकल भी। फिजिकल मतलब जिनकी हेल्प से आप चीजों को, गुड्स को यहाँ से वहां पे लेके जाते हैं, और सोशल मतलब ह्यूमन। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया हैज ऑलवेज बीन फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो पहले, जो अगर हिस्टोरिकली पहले की बात करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें गवर्नमेंट ही अपना कंट्रीब्यूशन करती थी, मतलब पूरा कंट्रोल, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट का हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या? जो पब्लिक रिसोर्सेज है, पब्लिक रिसोर्स मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है, ज्यादा नहीं है। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है उसको गवर्नमेंट ने कहाँ रिडायरेक्ट किया? हेल्थ और एजुकेशन में किया, जो कि बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन भी इंकरेज किया, वो है प्राइवेट। पहले क्या था कि रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोलते हैं, तो उसके थ्रू जो है प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले क्या हुआ करता था, जैसे रेलवे, सड़क, रोड, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा गवर्नमेंट को मिलता था, लेकिन अब ये काम पब्लिक यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी कराया जाता है। तो अभी गवर्नमेंट के पास क्या है? गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और काम करने के लिए बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। और कहाँ से फाइनेंस आएगा? जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो कहाँ से फाइनेंस उसका होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से वाला सेक्टर है। जैसे मान लीजिए रेलवे, अगर न्यूक्लियर पावर की बात करो, तो उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली, मतलब रेलवे लाइन। और अभी तो खैर रेलवे लाइन भी नहीं है, अभी तो प्राइवेट को भी दे दी गई है रेलवे की पावर। पर जनरली रेलवे लाइन और जो न्यूक्लियर पावर है उसमें गवर्नमेंट की ही मोनोपोली होती थी, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रोल हुआ करता था। कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट के ही खर्चे चलते थे, और कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे ओवरसीज डेवलपमेंट एड, मतलब बाहर से, आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक या बाहर की जो कंट्रीज है वो भी मदद करती है। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ही खर्चों से उसका गुजारा चलता था, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको बाहर का, मतलब ओवरसीज डेवलपमेंट एड बोलते हैं, उनसे वही कंट्रोल करती थी, मतलब ओवरसीज डेवलपमेंट एड के थ्रू ही उसका डेवलप किया जाता था। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी डेवलप किया जाता था। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है, कुछ पे सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ पे ओवरसीज मतलब बाहर से पैसे आएगा, फंडिंग आएगी, तब उस इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जाएगा, और कुछ पे प्राइवेट का कंट्रोल है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इस तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंस डिफर कर रहा है, मतलब अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो ट्रिपल पी टर्म्स है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आजकल, क्योंकि इस मॉडल को बहुत ज्यादा प्रेफर्ड, मतलब अच्छा मॉडल माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा, इसका रीजन क्या है? रीजन है गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है और काम करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो इसीलिए प्राइवेट को बोला कि आप भी इन्वॉल्व हो जाइए और आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। उसी को बोला जाता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये टाइप की पार्टनरशिप होगी, इस तरह से इसको समझिए।
In this spirit, the National Investment and Infrastructure Fund was introduced by Government of India to improve infrastructure finance. तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसका पर्पस क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है हमारी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए जो फाइनेंस है, पैसा चाहिए, उसको इम्प्रूव करना कि कैसे कैसे फंडिंग की जाए। तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फंड का यही इसमें पर्पस है। ये तो हमने थोड़ा सा बस बेसिक देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई कनेक्शन है? यस, बिल्कुल कनेक्शन है। मान लीजिए कोई एक जगह से हम दूसरी जगह चीजों को कैसे लेके जाते हैं। कोई भी चीज हमें यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता, मान लीजिए किसी और कंट्री से भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, या इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं, तो नॉर्थ के स्टेट्स में साउथ की चीजें आ जाती है, साउथ के स्टेट में नॉर्थ की। वो कैसे होता है? वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, हम आसानी से किसी भी चीज को कहीं पे भी लेते हैं। अगर हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है या बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करनी है, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो ये काम हम नहीं कर पाते। तो चीजें हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो नॉर्थ के लोगों के लिए नॉर्थ की चीजें प्रोड्यूस होती थी, वो साउथ में नहीं आ पाता था। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अच्छी सड़कें, कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए नॉर्थ का कोई बिजनेसमैन है, जो चीजें पहले सिर्फ नॉर्थ के लिए प्रोड्यूस करता था, कोई चीज बनाता था, अब वो चीजें साउथ के लोगों के लिए भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि भी सड़कों की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को साउथ के लोगों को भी भेज सकता है, उनको भी वो बेच सकता है। तो जिसका प्रोडक्शन पहले सिर्फ नॉर्थ था, वो साउथ के लोगों को भी कवर करेगा, तो वो चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो वही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आप खुद देख लीजिए, ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा हाई है, जिनकी जीडीपी बहुत हाई है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, उनकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देख लीजिए, वो बिल्कुल एडवांस्ड रहती है। मतलब वहां पे चीजों को बहुत ही आसानी, स्मूथली, बहुत ही कम टाइम में यहाँ से वहां ले जाया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से बताया कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट करता था, तो उसका बिल्कुल ही फाउंडेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? फिजिकल, नेचुरल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर। तो लॉन्ग टर्म जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमें फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए, क्या नेचुरल स्ट्रक्चर चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर चाहिए? तो ये सब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही प्लान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब। जो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होगी। जैसे कि वो जो पर्सन नॉर्थ में बिजनेस करता था, अब उसको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का बहुत अच्छा है, तो साउथ के लोगों के लिए भी बनाना है, तो ज्यादा उसको चीजें प्रोड्यूस करनी, तो उसको ज्यादा लोग चाहिए होंगे, तो ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट होगा, पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। और हाई क्वालिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे क्या है, आउटपुट भी बढ़ती है। हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, ये सब कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आउटपुट भी बढ़ेगा और साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इससे क्या होता है कि कोई भी कमोडिटीज या रॉ मेटेरियल को यहाँ से वहां सर्कुलेट करना है, यहाँ से वहां लाना है या भेजना है, तो बहुत आसान हो जाता है। इलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसीज, मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो इनएफिशिएंसीज आती थी, तो वो नहीं हो पाता, आसानी से चीजें यहाँ से वहां मूव करती है, चाहे आपको कमोडिटीज चाहिए चाहे आप रॉ मेटेरियल्स बोलिए। तो इसी से क्या है कि जो स्कार्स रिसोर्स है, ऐसे चीजें जो कम है, तो उनको ज्यादा बेटर तरह से आप यूज कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ब्रिज, रेलवे, वाटर सप्लाई, सीवेज सीवेज, पावर और टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन का जो जो तरीके आप यहाँ से वहाँ करते हैं, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, इसके थ्रू आप जो यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट करते हैं। इरिगेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आ जाएगी, रोड, सड़कें, एयरपोर्ट, इसके थ्रू भी चीजें यहाँ से वहाँ, या लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। रेलवे, वाटर सप्लाई, तो ये सारा कुछ मिला के क्या आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आपकी कंट्री के पास है, तो इससे आप हाई क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी आपका अच्छा है, तो आपने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो उसको आप आसानी से, जो मतलब जो आपका फिनिश्ड आइटम्स है, उसको आप मार्केट में भेज सकते हैं। और इसके साथ ये तो जरूरी है, ये तो फिजिकल, ये सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और साथ साथ आप सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। सोशल इंस्टीट्यूशंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सोशल यानी कि ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूव करते हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। स्कूल्स में अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे हॉस्पिटल्स, किसी पर्सन की अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कैसे वो काम कर पाएगा, है ना? जो बेसिक है, हेल्थ तो बहुत जरूरी है, तो हेल्थ और जो स्कूल्स, उसको बेसिक में रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का, हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मेजर फिजिकल नेटवर्क सच एज रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, मतलब जो किसी भी इकोनॉमी को जो क्रिएट करते हैं, जो एक मॉडर्न इकोनॉमी के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी।
तो कोई भी कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी खासी ठीक ठाक है, तो उसको रन करने के लिए क्या चीज चाहिए? सड़कें तो चाहिए बिल्कुल। एक डेवलप और डेवलपिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डेवलप कंट्री की सड़कें आपको बिल्कुल एक नंबर की मिलेगी। पोर्ट्स वहां पे होंगे, एयरपोर्ट होंगे और पाइपलाइंस। तो ये जो मेन बेसिक फैसिलिटीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आपको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलेगा। यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन है, एक कंट्री जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसको रन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है, उसके लिए अगर रोड्स नहीं होगी तो कैसे यहाँ से वहाँ रॉ मटेरियल लेके आएगा, या फिनिश गुड को कैसे कहीं और भेजेगा? या पोर्ट्स, उसको शिप के थ्रू अगर यहाँ से वहाँ भेजना है, अगर पोर्ट्स नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? अगर एयरपोर्ट मतलब एयर के थ्रू वो भेजना चाह रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें जो चाहिए, इसको बोलते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी किसी मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन को के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा आता है हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉफ्ट क्या है? इट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस दैट आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। तो मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक है, जिसके बिना आपकी इकोनॉमी रन ही नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉ इन्फोर्समेंट। मतलब एजुकेशन तो बिल्कुल बेसिक है, हेल्थ भी बिल्कुल जरूरी है, और लॉ इन्फोर्समेंट मतलब आपके जो अलग अलग कंट्री में जो कानून लागू होते हैं। तो अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। पहले तो सड़कों के बारे में बाद में सोचोगे, पहले आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दोगे। पहले अगर सरकार के पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए कि उनको सड़क बनानी है, दूसरा ऑप्शन है कि उनको एजुकेशन अच्छा करना है, तो आप बताइए इनमें से क्या आप सेलेक्ट करेंगे? एजुकेशन या सड़कें? तो पहले आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दोगे कि हाँ एजुकेटेड रहेंगे, कंट्री की डेवलपमेंट होगी तो सड़कें भी बन जाएगी, इस तरह से आप सोचेंगे, ठीक है? तो ये सॉफ्ट में आ जाएगा, मतलब जो बिल्कुल ही बेसिक हो जाएगा। ऐसे हेल्थ केयर, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपको एयरपोर्ट बनाना है या फिर लोगों के लिए हॉस्पिटल्स जहाँ पे वो अपना इलाज करा सके, तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? तो डेफिनेटली आप हेल्थ केयर हॉस्पिटल को सेलेक्ट करोगे एज कम्पेयर टू पोर्ट्स या एयरपोर्ट। नेक्स्ट, लॉ इन्फोर्समेंट। अगर कोई भी कंट्री है जहाँ पे कोई आप आगे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, पर उसकी बेसिक क्या है कि वहां पे शांति बनी रहे, और जो कानून है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अच्छे से पुलिस इन सबका कंट्रोल रहे। इसको आप इंपॉर्टेंट मानोगे पहले, या फिर ये पाइपलाइन और एयरपोर्ट को मानोगे? डेफिनेटली इसको। तो यानी जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा वो मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, उनको चलाने के लिए, ठीक है? मॉडर्न इंडस्ट्री है तो उसके चलाने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि इकोनॉमी को रन करने के लिए, मतलब बिल्कुल शुरुआत, आप ये बोल सकते हैं ये स्टेज 1 है सॉफ्ट, और हार्ड उसका स्टेज 2 है। और इट कैन बी ऑल्सो सेग्रीगेटेड एज फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको आप फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, सड़कें, हाईवे जो हमने यहाँ पे देखा। सोशल मतलब ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो आपका जो भी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका क्या पर्पस है कि इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाएगा, या हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट? तो ये सब चीजें क्या है? ये हमारी यानी एज ए ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट, यानी रेल, रोड, सिविल एविएशन, इन सब का क्या है, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक देखा कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी से हम चीजों को यहाँ से वहाँ, जैसे कोई गुड्स या सर्विसेज हम बना रहे, प्रोड्यूस करें, तो उसको यहाँ से हम आसानी से भेज सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीजें आ जाएगी, जैसे रोड, सड़कें, एयरपोर्ट, ब्रिज, सीवेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि हाई क्वालिटी के आप गुड्स और सर्विसेज को बना रहे हैं और उसको मार्केट में आप लाके बेच रहे हैं, उनकी फैसिलिटी आपको मिलेगी सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें दो है, हार्ड या सॉफ्ट। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोला जाएगा जो कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ह्यूमन की डेवलपमेंट, वहां के जो लोग उस कंट्री में रहते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सड़कें, रोड, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, ये सब होना जरूरी है। ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए पहले तो उनको एजुकेशन, फिर उनका हेल्थ, फिर वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वन बाय वन देखते हैं, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट। तो पहला आता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर? तो एनर्जी क्या है? मान लीजिए किसी कंपनी में कोई कंट्री मतलब किसी कंट्री में कोई कंपनी है, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पहली बात एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी किस किस फॉर्म में है तो वो सब अभी बताया हुआ है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क दैट परमिट लार्ज स्केल एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम। तो एनर्जी कैसे एक जगह पे प्रोड्यूस हो रही है और कैसे कंज्यूमर तक पहुंच पा रही है, ठीक है? क्या फ्लो है एनर्जी प्रोड्यूस होने का, और कंज्यूम मतलब जो कंज्यूमर है जिसको वो एनर्जी चाहिए, तो कैसे वो फ्लो हो पा रही है। तो वो आ जाएगा हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और कई सारे कंपोनेंट है जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे, जैसे नेचुरल गैस पाइपलाइन से नेचुरल गैस की ये हो गया, फिर उसको स्टोर करके रखना और उसको टर्मिनल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसे ही पेट्रोलियम पावर लाइन की पेट्रोल के प्रोडक्ट जो है उनको स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और कोल हो गया, ये तो हमारा बेसिक हो गया। इसके अलावा कुछ रिन्यूएबल एनर्जी भी है, जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बायोमास, बायोफ्यूल, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये नेचुरल गैस पाइपलाइन आप समझते हैं।
पेट्रोलियम ये सब हमें मालूम है। विंड पावर क्या होता है कि विंड की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सोलर पावर आपको मालूम है कि छत में पैनल लगे होते हैं सोलर एनर्जी के, तो उनकी हेल्प से क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ऐसी हाइड्रो पावर भी होते हैं हमारे। ऐसे सोलर पावर हो गया, ऐसे हाइड्रो पावर हो गया। हाइड्रो पावर मतलब डैम ये सब आपने देखे होंगे, वाटर वाटर की हेल्प से फिर उसके जो है एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। जियो थर्मल, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ की गहराई में बहुत ज्यादा मीलों की डिस्टेंस में नीचे की तरफ को हॉट वाटर रिजर्व होता है, तो उसकी हेल्प से जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और हॉट वाटर से क्या होगा, स्टीम जो है भाप निकलेगी, तो उससे क्या होता है कि जो है वो टरबाइन को चलाएगी। ठीक है, ज्यादा स्टीम स्टीम क्या करेगी, आपकी टरबाइन को चलाएगी, और टरबाइन क्या करेंगे, आपके जनरेटर को एक्टिवेट करेंगे, और उससे फिर आपकी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हो गया हमारा जियो थर्मल पावर। मतलब जियो मतलब अर्थ, जमीन के अंदर ही जो पावर है वो क्या है, हॉट वाटर रिजर्व है, उसकी हेल्प से इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ऐसे बायोमास, बायोफ्यूल हो गया, एनिमल वेस्ट, इसकी हेल्प से गांव में आपने देखा होगा बायोमास प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल वेस्ट है उसकी हेल्प से जो है आपका गैस ये सब जो है चीजें बनाई जा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया बेसिक, यहाँ पे हो गया जो कि आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी में देख देख लिया आपने क्या क्या हो गया, कोल, पेट्रोलियम, ये तो मेन हो गया, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नेचुरल जो आप सोर्स है जिसको आप बार बार यूज कर सको, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो मतलब खत्म नहीं होगी, जैसे पेट्रोलियम, कोल, इन सबको तो लिमिट है। और अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका कोई लिमिट नहीं, जैसे सन है या विंड पावर है, तो इसको आप अनलिमिटेड वे में आप यूज कर सकते हो, तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया ने क्या इनिशिएटिव अपनाया, तो इंडिया ने क्या अचीव किया, पहले उसका अचीवमेंट देख लेते हैं। कि जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल की है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 92.54 गीगावाट है। ठीक है, आउट ऑफ विच 5.47 गीगावाट वाज एडेड इन द पीरियड अप्रैल 20। मतलब ये बस आपको डेटा दिया हुआ है, इसको बस आप रीडिंग मार के जाएंगे, आपसे डेटा एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 92.54 गीगावाट का कैपेसिटी है, उसमें से 5.47 की जो गीगावाट है वो रिसेंटली अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच में इतना कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया। अप्रैल 2014 से अगर जनवरी 2021 की बात करें, इन 7 सालों में जो आ रही यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। और जो सोलर एनर्जी जो कैपेसिटी है, सोलर एनर्जी मतलब आपने देखा होगा आजकल बैंक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सब्सिडी देता है जो सोलर अपने छत पे लगाना चाहते हैं। इसको प्रायोरिटी सेक्टर में भी ऐड किया है बैंकों में कि अगर सोलर पैनल छत पे लगाना है तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिलेगा, और वो बैंकों का जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है वो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो सोलर जो एनर्जी है इसका जो कैपेसिटी है वो 15 गुना बढ़ गया है। तो 2.5 टाइम्स तो नॉर्मल रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी का 15 टाइम्स जो कैपेसिटी बढ़ा है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें, तो इंडिया के अचीवमेंट की बात है ना, रैंक की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर कैपेसिटी उसमें फोर्थ रैंक आया इंडिया का, विंड पावर में फोर्थ, और सोलर पावर में फिफ्थ इंडिया का रैंक इसमें आया है। और रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। मतलब इंडिया ही ऐसी कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है और बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ हासिल कर रहा है। और जो ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2020 की एक रिपोर्ट है, तो इसमें क्या पता लगता है कि ग्लोबली कौन कौन सी कंट्री कितना रिन्यूएबल एनर्जी में उनको कितना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम 14 से 19 के डेटा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट मिली है वो कितने की मिली है, $64.2 बिलियन की। मतलब तो 4.7 लाख करोड़, तो इतने ज्यादा हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ग्रो हो रहा है और इंडिया की जो रैंक है वो भी काफी इंप्रूव हो रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव और इंडिया का अचीवमेंट यहाँ पे हमने देखा। तो सिंपल एनर्जी में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाएगी, कि एनर्जी के जो सोर्स है उसको आप यहाँ से वहाँ कैसे लेके जा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम की पाइपलाइन है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी कैसे कैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मो, इनका भी मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता दिया। विंड पावर में क्या होगा, आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि पंखे टाइप के होते हैं, और उसमें क्या है, विंड के थ्रू जो है एनर्जी क्रिएट की जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड डिस्पोजल। मतलब ड्रिंकिंग वाटर लोगों को पीने का पानी का सप्लाई देना, वेस्ट वाटर कलेक्शन मतलब जो वेस्ट वाटर है
गंदा पानी उसको कलेक्ट करना और उसको डिस्पोज यानी ठिकाने लगाना। ड्रेनेज का जो वाटर है, प्रॉपर ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो इसमें आ जाएगा। मेजर फ्लड कंट्रोल सिस्टम, फ्लड कंट्रोल मतलब किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा पानी की कमी है, कहीं पे बाढ़ आई है, वहां का जो वाटर का जो सिस्टम है, जो वेस्ट वाटर कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको इंप्रूव करना। और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आ जाएगा हमारा वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पानी का सप्लाई देना, वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके उसको डिस्पोज कराना, जो सीवेज या ड्रेनेज लाइन है उसको प्रॉपर कनेक्शन देना, और जो फ्लड कंट्रोल सिस्टम है कि बाढ़ आती है तो उस पानी को कैसे स्टोर करके रखा जाए कि लोगों को दिक्कतें ना आए, तो वो सारा कुछ आ जाएगा आपका वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके बाद बोला है अनट्रीटेड सीवेज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड। तो अभी क्या हो रहा है कि जो सीवेज का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से आके मिल रहा है, तो ये जो ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ये बहुत इशू है। एक ऐसी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में पहला एक्ट जो है, मतलब पहला एक्ट बना था जब इस बारे में बात की गई थी कि वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे उसका कंजर्वेशन करना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में पहली बार बात की थी कि जो वाटर है उसको कैसे सेव करना है और उसको जो पॉल्यूशन है उसको पॉल्यूशन से बचाना है, उस इशू की इस एक्ट में बात की गई थी। इसमें इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि इसमें जो सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, मतलब स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे। उन बोर्ड मेंबर्स को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपका काम रहेगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, की कम करना है और कंट्रोल करना है जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो सीवेज का पानी ग्राउंड वाटर में जाके मिल रहा है, तो उसको कंट्रोल करना और उसको प्रिवेंट करना, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से इस बोर्ड को काम दिया गया इस एक्ट के बाद से। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की कि जो है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने इस तरह से शुरुआत की, तो और भी उन्होंने कई मेजर्स किए। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वाटर मैनेजमेंट में आप समझ गए ना, पीने का पानी उसके रिगार्डिंग या फ्लड के चीज को कंट्रोल करना, ये सब इसमें आ जाएगा, उसी के रिगार्डिंग इसमें बात होगी। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आपकी आ जाएगी। कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। आप या तो फोन कर लेते हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, टेलीविजन के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हैं। कैसे, किसी पिक्चर वाले फिल्म प्रोड्यूसर ने कोई पिक्चर बनाई, वो पिक्चर आप कैसे देख पा रहे हैं, टेलीविजन के थ्रू, तो वो अपनी बात आपको जो अपनी पिक्चर आपको कैसे लेके आए, टेलीविजन के थ्रू लेके आए। तो ये सब चीजें, रेडियो, रेडियो में क्या है, आप गाने सुन सकते हैं, या एफएम या कोई और चीज आप, मतलब उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब टू वे है, आप सुन पाएंगे वहां से, या मतलब इट में भी वन वे, एक तरीके का भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, पर किसी ना किसी तरह से एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड आ जाएगी इसमें, पोस्टल सर्विस, पोस्ट के थ्रू आप यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, टेलीफोन, मोबाइल फोन की जो नेटवर्क है, टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट भी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप आजकल चीजें कनेक्ट है। ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करते हैं, चीजों को कम्युनिकेट कराने के लिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, इंटरनेट, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ गए कि इन चीजों को, टेलीफोन के नेटवर्क्स जो है उनको बिछा के रखना, या फाइबर लाइन आप देखते हैं कि यहाँ पे केबल की लाइन या फाइबर लाइन ऐसे बिछाई जा रही है। मोबाइल फोन के आपने देखा होगा आपके एरिया में टावर ऐसे लगाए जा रहे हैं, तो वो किस लिए, वो इसीलिए ताकि जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो चीजें जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। पोस्टल सर्विसेज को इंप्रूव कर रहे हैं तो वो सब इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव किया इसके रिगार्डिंग, पहला तो जो एफडीआई कैप था टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसको पहले 74% था, आपको याद होगा। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग जो इन्वेस्ट कर सकते थे, पहले वो सिर्फ 74% तक ही कर सकते थे, लेकिन अब उनको 100% कर दिया कि पूरा इन्वेस्ट सिर्फ इसमें एफडीआई जो है टेलीकॉम में कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम भी लागू किया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर वाली कंपनीज के लिए, तो अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करते तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इंसेंटिव किस फॉर्म में, उनको टैक्स ब्रेक में इस तरह से छूट मिल जाएगी, तो इस तरह के उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने एक जो है वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है तरंग संचार। ये थोड़ा पूछ सकते हो तरंग संचार क्या है, तो इसमें वेब पोर्टल है और आपके एरिया में जो मोबाइल टावर है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स आपके टावर से आती है, तो वो किस लिमिट में है या नहीं, क्योंकि बीच में ऐसी अफवाह उड़ा रहे थे मतलब अफवाह नहीं बोले जाएंगे, इस बार बीच में ऐसी बात थी कि जो टावर है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, उसमें से जो रेडिएशन आती है वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, पर उसी पर्पज के लिए कि लोगों के मन में डर ना बैठे और वो इन चीजों को यूज करना बंद ना कर दे, जो तरंग संचार है उसमें बताया था कि जो आपका लिमिट है, कंट्रोल की लिमिट में ही रेडिएशन जो है आपके आसपास के जो टावर लगे वो बताता है। अगर आपको चेक भी करना तो आप रियल टाइम बेसिस में चेक कर सकते हैं कि हमारे आसपास का टावर जो है, कौन कौन सा टावर हमारे आसपास के एरिया में, और कितना कितना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, ये फ्रिक्वेंसीज जो वेव्स है, ये उसको जो है रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है, इमिशन कितना उसका हो रहा है, उसको आप स्टेटस चेक कर सकते हैं तरंग संचार की पोर्टल की हेल्प से।
ऐसे गवर्नमेंट ने जो है 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, किसके रिगार्डिंग, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसमें क्या होगा कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है फाइबर के थ्रू दी जाएगी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, मतलब 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है वहां तक ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, कई सारी सुविधाएं गांव के लोगों को मिलेगी। ई हेल्थ मतलब ऑनलाइन वो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कोई उनको डॉक्टर से परमिशन चाहिए, कुछ वो हेल्थ चेकअप कराना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक अगर उनको कुछ गाइडेंस चाहिए तो ई हेल्थ के थ्रू जाओ। ई एजुकेशन, आजकल आपने देखा होगा कि इंटरनेट से ही क्या करते हैं बच्चे, ये अभी कोरोना टाइप पे क्या होता है कि घर पे ही वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वो था हमारा ई एजुकेशन। मोबाइल फोन के थ्रू, टीवी लैपटॉप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, अपनी पढ़ाई से रिगार्डिंग आप चीजों को सीख रहे हैं, वो होता है ई एजुकेशन। ऐसे ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की कई सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जैसे पहले क्या था कि आपको, अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है तो पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती थी, अब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, तो वो ई गवर्नेंस, तो इस तरह की कई सुविधाएं इंप्रूव होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट अप्रूव किया। इसका पर्पस है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाए और जिसमें 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है वहां तक जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके घरों तक, गांवों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तीनों का आपने देख लिया, कम्युनिकेशन का भी, वाटर का भी और एनर्जी का भी, ये मेन मेन तीन था, एनर्जी, पावर और ये इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, द asset on which the broader economy is dependent are referred as critical। तो ऐसे asset जिस पे ज्यादातर इकोनॉमी डिपेंड है वो हो गया हमारा क्रिटिकल। एग्जांपल्स आप ज्यादा समझेंगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसको फिर ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने देखा होगा कि प्रॉपर बिजली की लाइनें होती है जिसके थ्रू आप कनेक्शन लेते हैं। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो वहाँ पे मीटर ऐसे आप कनेक्शन लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइनों के थ्रू आप करते हैं। ऐसे गैस प्रोडक्शन, कई जगह घरों में जो है आपको जो खाना बनाने के लिए जो गैस चाहिए वैसे मिल जाती है, सिलेंडर के थ्रू आपको मिल जाती है। ऐसी ऑयल प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने के लिए उनको ऑयल चाहिए। और टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे टेलीकॉम, जिससे आप बातें कर पा रहे हैं, टेलीफोन, पोस्टल, टेलीविजन, ये सब आ जाएगा हमारा टेलीकॉम में। और वाटर सप्लाई, जब तक पीने के पानी का सप्लाई नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। पीने का पानी नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फिर फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये सब चीज आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, वाटर और फूड प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा पब्लिक हेल्थ, तो हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस वो भी जरूरी है। ट्रांसपोर्ट, जिससे आप जैसे आप रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, शिपिंग, पोर्ट्स, ये सब इसमें आ जाएगा। ऐसी फाइनेंशियल यानी कि बैंकिंग, ये भी जरूरी है। सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, ये भी जरूरी है। तो ये सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मतलब जिस पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारी चीजें आ जाएंगी। टेलीकम्युनिकेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, पावर जैसे गैस पावर ये सब भी आ जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन जैसे चीजें हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और जो बेसिक जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, ये सब भी इसमें आ जाएगा। सिक्योरिटी भी इसमें आ जाएगा क्योंकि जो पुलिस और मिलिट्री वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल मतलब द असेट्स ऑन विच द ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंड, मतलब इकोनॉमी का मेजर पोर्शन जिस पर डिपेंड करता है तो वो हो जाएगा क्रिटिकल, मतलब जिसपे मेजोरिटी ऑफ लोगों की डिपेंडेंसी, वो हो गया हमारा क्रिटिकल। चलिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।